हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर करंट अफेयर्स के डेली डोज में। देश में कल शुरू हो चुका है गणेश उत्सव। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपकी बुद्धि में बढ़ोतरी करे और दिन दुगना रात चौगना मेहनत करने की ताकत दे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 1 सितंबर का करंट अफेयर क्या कहता है? एक राष्ट्र एक उर्वरक, मतलब वन नेशन वन फर्टिलाइजर। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, द गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर। गवर्नमेंट ने एक आदेश जो है वो जारी किया है। अब वो क्या आदेश जारी किया है, क्या जो है ऑर्डर इशू किया गवर्नमेंट ने? रिक्वायरिंग ऑल बिजनेसेस टू मार्केट देयर गुड्स अंडर द ब्रांड नेम भारत। मतलब ये कि वो सारी कंपनियां जो कि देश में फर्टिलाइजर जो है वो बनाती हैं या बेचती हैं, तो उनको एक ही ब्रांड के अंतर्गत जो है वो लाना होगा। मार्केट देयर गुड्स अंडर ब्रांड नेम भारत इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज फर्टिलाइजर ब्रांड्स अक्रॉस द नेशन। मतलब देश में बेसिकली ब्रांडों का मानकीकरण करने के लिए, कौन से ब्रांड? उर्वरक ब्रांड जितने भी है उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए, किसानों के बीच कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, सस्ते महंगे का झंझट खत्म करने के लिए जो है इसे एक ब्रांड नाम दिया जाएगा। वो क्या है? भारत फर्टिलाइजर। तो भारत फर्टिलाइजर नाम से जो है ये शुरू होगा। अकॉर्डिंग टू द वन नेशन वन फर्टिलाइजर ऑर्डर, मतलब ये कि इस आदेश में क्या कहा गया? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स इट, वेदर इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो जो कि फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, ऑल फर्टिलाइजर बैग्स वेदर कंटेनिंग यूरिया, है ना, फिर उसके बाद डाई अमोनियम फास्फेट जिसे बोलते हैं डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। उसके बाद फिर बोलेंगे भैया म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो यहां पर म्यूरेट ऑफ पोटाश को बोलते हैं एमओपी। उसके बाद फिर नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस एंड पोटेशियम जिसको बोलते हैं एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, एनपीके, विल स्पॉट द ब्रांड नेम भारत यूरिया। या फिर जैसे ये हो गया तो ये भारत यूरिया के नाम से जाएगा, और अगर जैसे डीएपी है तो भारत डीएपी के नाम से जाएगा। एमओपी मतलब म्यूरिएट ऑफ पोटाश है तो वो भारत एमओपी के नाम से जाएगा। और अगर ये जो है आपका नाइट्रोजन फास्फेट और पोटेशियम है तो भैया ये भारत एनपी के नाम से एनपीके के नाम से जाएगा। मतलब ये कि सब में जो है वो भारत लिखा हुआ जरूर आएगा। ब्रांड का नाम क्या होगा? भारत यूरिया। इस तरह का जो है ये पैकेट का डिजाइन होगा, और ये पैकेट के डिजाइन अब बदलने पड़ेंगे। अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर ऑर्डर के अनुसार चाहे जो कंपनी इसे बनाती हो, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी क्षेत्र में हो, सभी उर्वरक बैग, चाहे यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसके बाद फिर या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके, भारत यूरिया, भारत डीएपी और भारत एमओपी और भारत एनपीके ब्रांड नाम से जो है वो बेचे जाएंगे या सपोर्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। क्या नाम होगा? भारत यूरिया, है ना। अब इसके बारे में और क्या जानकारी है वो देख लेते हैं। इन द मीन टाइम द वन नेशन वन फर्टिलाइजर ऑर्डर स्टेटेड दैट starting on September 15, fertilizer companies would not be permitted to purchase old style bags। मतलब ये कि 15 सितंबर के बाद से कंपनियों को पुराने तरीके के, पुराना ब्रांड नाम लिखे बैग खरीदने की परमिशन नहीं होगी। 15 सितंबर के बाद वो बैग नहीं खरीद पाएंगे। फर्टिलाइजर कंपनीज वुड नॉट बी परमिटेड टू परचेज ओल्ड स्टाइल बैग एंड दैट न्यू सिस्टम वुड टेक इफेक्ट ऑन October 2। मतलब ये कि जो नए बैग हैं उनकी बिक्री जो है, नए बैग में जो खाद की बिक्री है, कौन सा बैग? ये वाला बैग। इस बैग में जो खाद की बिक्री है वो 2 अक्टूबर से शुरू होगी। 15 सितंबर तक पुराने बेच सकते हैं, और 2 अक्टूबर तक जो है, मतलब 15 सितंबर के बाद से आप जो बैग खरीदेंगे, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उर्वरक वाले जो बैग खरीदेंगे, वो पुरानी कंपनी के पुराने जो है वाले हो सकते हैं सिर्फ 15 सितंबर तक। उसके बाद फिर नहीं मिलेंगे आपको पुराने वाले, फिर नए खरीदना शुरू करने पड़ेंगे। और 2 अक्टूबर से जो है नयों की बिक्री शुरू हो रही है, नए पैकेट्स में डाल के जो है 2 अक्टूबर से जो है वो खाद बिकनी शुरू हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यह भी कहा गया है
कि हो सकता है कि कुछ कंपनियां हो गए बोले कि भाई हमने तो सब लाखों की संख्या में जो है वो पैकेट्स खरीद के रखे थे पहले से, है ना, और वो पॉलिथीन या पैकेजिंग खरीद के रखी थी, हम उसका क्या करें। तो भैया 12 दिसंबर तक का टाइम है ना, 12 दिसंबर तक जो है आप जो भी आपके पास पुराने रखे हुए हैं उनको खत्म कीजिए, और उसके बाद फिर जो है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप जो है वो पुराने पैकेट में फर्टिलाइजर या खाद बेचें। अगर आज भी कोई नए पैकेट्स जो है वो खाली पैकेट अपनी जो है वो फैक्ट्री के अंतर्गत मैन्युफैक्चर यूरिया या खाद वगैरह बेचने के लिए खरीदना चाहता है तो 15 सितंबर के बाद उसको पुराने वाले पैकेट नहीं मिलेंगे। 15 सितंबर से जो है पुराने वाले पैकेट बिकना बंद और 2 अक्टूबर से नए वाले पैकेट मिलना शुरू हो जाएंगे, है ना। और अगर पुराने किसी के पास पहले से रखे हैं, वो चाहता है पहले ये बिक जाए, तो पुराना जो पहले से रखे हुए की जो परमिशन है वो आपकी बेसिकली 12 दिसंबर तक है, उसके बाद फिर अलाउड नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना की AK-630 गन को मिला भारत में पहली बार बनी गोला बारूद या बना गोला बारूद। मतलब ये कि हमारी जो भारतीय नौसेना है उसके पास है AK-630 गन। AK-630 गन ये होती है जिसमें कि बेसिकली बंदूक के जो हैं वो 6 होल होते हैं। मतलब ये कि एक साथ 6 बंदूकें इसमें फायर करती हैं एक गन में, जिसे AK-630 बोला जाता है। अच्छा, इसमें 6 गन होती हैं और दूसरा इसमें 30 mm वाली जो है वो गोली या बुलेट जो है वो यूज होती है। 30 mm जो है बुलेट जो है वो इसमें यूज होती है। और भैया भारत में पहली बार जो है ये बनी है 30 mm एम्यूनिशन जो है वो बनी है। तो एम्यूनिशन जो कि 30 mm भारत में बनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया इन द डिफेंस सेक्टर रिसीव्ड अ मेजर बूस्ट as the Indian Navy received the first ever completely made in India 30 mm ammunition। मतलब रक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा जो है वो बढ़ावा मिल रहा है, और क्योंकि भारतीय नौसेना को पहली बार पूरी तरह से भारत में निर्मित 30 mm गोला बारूद जो है वो प्राप्त हुआ या वो बुलेट्स जो है वो प्राप्त हुई। मतलब ये कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भैया ये जो इस तरह की बुलेट्स हैं वो भारत में बनी है। ठीक है, द एम्यूनिशन विल बी यूज्ड इन AK-630 गन्स। मतलब ये जो गोला बारूद या गोलियां हैं, बुलेट्स हैं, वो कौन सी गन में यूज होंगी? AK-630 गन्स में होंगी। अच्छा, गोला बारूद का इस्तेमाल जैसे बताया कि AK-630 में, तो ये एक साथ जो है ये 6 गन इसमें फायर करती हैं, ये जो मैंने आपको निशान लगा के बताया है ना। उसके बाद फिर दिस इज अ मेजर अचीवमेंट फॉर अ कंट्री दैट प्रोवाइड इंडस्ट्री हैज या दैट प्राइवेट इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड फुल्ली इंडिजीनियस एम्यूनिशन। मतलब किसी देश के लिए बड़े फक्र और गौरव की बात है, बहुत बड़ा जो है ये अचीवमेंट है या उपलब्धि है कि भैया खुद ने देश ने जो है वो बुलेट तैयार की है अपने ही देश में, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, स्वदेशी गोला बारूद जो है विकसित हो रहा है। अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, नागपुर की इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड जो नागपुर की प्राइवेट कंपनी है, उसने जो है भारतीय नौसेना को AK-630 गन के लिए ये 30 mm की बुलेट जो है वो प्रोवाइड कराना शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। नाम आप याद रख लेंगे, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। ये कहां की कंपनी है? नागपुर की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है। और कौन सी बुलेट बनाना शुरू की है? 30 mm बुलेट बनाना शुरू की है। और कौन सी गन में यूज की जाएगी? 630 गन, AK-630 गन। और किसको मिली है ये? तो ये किसकी गन है? तो इंडियन नेवी की गन है। तो ऑब्वियसली नौका या जहाज पर जो है इसे लगाया जाता है। ओके, फिर बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप। मतलब भारत का पहला मेडल आया है जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में। जूडो का खेल आप सब जानते हैं, इस तरह के कपड़े उसमें पहने जाते हैं और कपड़ों या कॉलर से पकड़कर ही जो है सामने वाले को, प्रतिद्वंदी को जो है दावपेच के आधार पर जो है वो चित करना होता है, गिराना होता है। तो जूडो में अभी तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को कोई मेडल मिला ही नहीं था। लेकिन भैया एक मैडम है जिनके नाम में ही जूडो है, जिनका नाम है जुडोका, है ना। क्या नाम है? जुडोका लिंथोई चंबन, है ना। ये चनम्बम है। तो भैया ये जो जुडोका लिंथोई चनम्बम है, ये भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं
जिन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल मिला है। हालांकि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो थी वो अंडर 18 की वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। तो अंडर 18 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जूडो में मेडल जीतने वाली पहली जो है वो महिला बन गई है, या सॉरी पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, जिनका नाम है जुडोका लिंथोई चनम्बम, है ना, ठीक है। और इनकी कैटेगरी क्या थी, 57 kg कैटेगरी। तो इतिहास रच दिया इनने। पहला जो पदक है वो हमें आया है जूडो में, जूडो का वर्ल्ड चैंपियनशिप में। नाम इनका जरूर याद रखिएगा, हालांकि भूलेंगे नहीं, जूडो का ही नाम है और जूडो के खेल में जीता है। तो जुडोका लिंथोई चनम्बम, ठीक है। इनके बारे में कुछ और भी जानकारी है। द 50-year-old जुडोका आउटक्लास्ड ब्राजील जो है, इनके ब्राजील की बियांका रीस को जो है इन्होंने मात दी है फाइनल वर्ग में, 57 किलोग्राम वर्ग में। फाइनल में जो है किसको हरा है, 15 वर्षीय जुडोका ने ब्राजील की बियांका रीस को हराया। तो ब्राजील की बियांका रीस को हराकर ये मैडम जो है वो बेसिकली चैंपियन बनी। अंडर 18 में पहली बार, सॉरी जूडो में जो है किसी भी प्रतियोगिता में, अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में पहली बार मेडल जीतने वाली, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे, जुडोका। उम्र है 15 साल और कैटेगरी है 57 kg कैटेगरी, जिसमें इन्होंने जो है वो मेडल हासिल किया। फाइनल में ब्राजील की बियांका रीस को जो है मात दी, गोल्ड मेडल इन्हें हासिल हुआ है। स्वर्ण पदक जो है वो जुडोका ने जीता है, ये आप याद रखेंगे। अगली जो खबर है वो गुजरात से है। गुजरात से क्या है, अटल ब्रिज इन अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में अटल ब्रिज जो है उसका निर्माण हो गया है और इसका उद्घाटन भी जो है वो हो गया है। इन गुजरात अहमदाबाद सिटी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द पेडेस्ट्रेरियन ओनली अटल ब्रिज ओवर द साबरमती रिवर। साबरमती रिवर पर केवल पैदल चलने वाले ब्रिज का जो है वो उद्घाटन किया है ना, नरेंद्र मोदी ने, जिसका नाम रखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका नाम रखा है अटल ब्रिज, है ना। अटल ब्रिज जो है इसका नाम रखा गया है साबरमती के ऊपर से निकलने के लिए, लेकिन केवल पैदल चलने वालों के लिए इस ब्रिज का जो है वो निर्माण किया गया है। अटल ब्रिज इज नियरली 300 मीटर लॉन्ग। आप समझिए कि ये जो आपको फोटो दिख रही है ये 300 मीटर आसपास लंबा जो है ब्रिज है। कितना जो है शानदार ये कंस्ट्रक्शन और निर्माण और ये खूबसूरती दिखाता हुआ ये ब्रिज है ना। अटल ब्रिज इसका नाम रखा गया है। और कौन सी नदी पर है, तो आप याद रखेंगे साबरमती नदी पर है। पीएम मोदी अन्य निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला और भुज में 470 एकड़ की स्मृति वन स्मारक को भी जो है वो समर्पित किया। मतलब ये कि कुछ और भी जो है योजनाओं के जो है वो कॉर्नर स्टोन या फाउंडेशन स्टोन रखे और साथ साथ में 470 एकड़ के स्मृति वन स्मारक को भी जो है वो देश को समर्पित किया। कहां पर, भुज में। क्लियर है। तो ये भुज की बात है और ये साबरमती में अटल ब्रिज का जो है वो उद्घाटन किया है। तो आप ध्यान रखेंगे स्मृति वन स्मारक जो है वो भुज में देश को समर्पित किया, है ना, और साथ साथ में कुछ और परियोजनाओं की जो है वो शिलान्यास भी किया। ओके, यूपी मतलब कि भैया उत्तर प्रदेश में आई है परिवार कल्याण कार्ड योजना, PKCS। अब आपसे पूछा जाए कि भैया ये जो PKCS है ये किस राज्य की योजना है, या परिवार कल्याण कार्ड जो स्कीम है, जो योजना है, वो किस राज्य की स्कीम है, तो आप लिखेंगे रिसेंटली उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ had talked about issuing UP परिवार कल्याण कार्ड soon for all families of the state। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी परिवारों के लिए यूपी परिवार कल्याण कार्ड जल्द ही जारी करने की बात कही, है ना। यूपी परिवार कल्याण कार्ड जो है वो सबको जारी किया जाएगा। इसके तहत राज्य में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। मतलब ये कि जितनी भी योजनाएं राज्य में चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाओं के लिए हम एलिजिबल हैं या जो है हम उसके लायक हैं, किस योजना का लाभ हमें लेना चाहिए, ये सब जो है वो उस यूपी परिवार कल्याण कार्ड में मेंशन होगा। जनता ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ ले सके और वंचित ना रहे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत। दिस विल ऑल्सो हेल्प दोज फैमिलीज हु आर
डिप्राइव्ड ऑफ द स्कीम्स ड्यू टू एनी रीजन, ये उन परिवारों की भी बहुत मदद करेगा जो किसी कारण से योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, है ना। इससे क्या होगा, उनकी मॉनिटरिंग और ट्रेसिंग जो है या ट्रैकिंग जो है वो आसान होगी गवर्नमेंट के लिए, और जनता भी अपने एंड से सरकार को अपनी बात जो है पहुंचाना उसके लिए आसान हो जाएगा जब ये यूपी परिवार कल्याण कार्ड जो है वो बन जाएगा, है ना। तो ये एक अच्छी पहल कह सकते हो आप। पेन प्लस स्ट्रेटेजी, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि रिसेंटली अफ्रीका अडॉप्टेड अ पेन प्लस स्ट्रेटेजी। अफ्रीका ने जो है वो हाल ही में कौन सी पेन प्लस रणनीति अपनाई है। अब आप बोलोगे कि साहब ये पेन प्लस स्ट्रेटेजी है क्या, है ना। तो पहले तो आप ये देखो कि 72nd सेशन ऑफ रीजनल कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मतलब ये कि रीजनल जो है 72वां सेशन हुआ WHO का, उसमें बेसिकली अच्छा ये जो सेशन है वो कहां पर हुआ था, टोगो में। टोगो में कौन से शहर में, लोमे। तो टोगो में लोमे शहर में जो है बेसिकली क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ और वहां पर अफ्रीका ने पेन प्लस की रणनीति अपनाई। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये पेन प्लस रणनीति क्या है। तो दोस्तों जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं जैसे कि कैंसर वगैरह, है ना, तो उन सभी बीमारियों के इलाज के लिए जो है ये रणनीति है। पेन प्लस इज बेसिकली अ रीजनल स्ट्रेटेजी टू एड्रेस सीरियस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एट फर्स्ट लेवल रेफरल हेल्थ फैसिलिटीज। मतलब ये कि पेन प्लस जो है मूल रूप से पेन प्लस क्या है, पहले स्तर की रेफरल स्वास्थ्य सुविधाओं पर गंभीर गैर संचारी रोगों को संबोधित करने के लिए क्षेत्रीय रणनीति है। मतलब ये कि अगर ये बीमारियां जो कि नॉन कम्युनिकेबल हैं पता लगती हैं तो फर्स्ट स्टेज में क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उन्हें हैंडल करना चाहिए, तो पहले लेवल की जो सुविधाएं हैं वो सब जुटाई जाएंगी, उसे बोला जाता है पेन प्लस, है ना। अच्छा, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं इंक्लूड्स हार्ट डिसीज, कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, है ना, एनीमिया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें तो पॉलिस्थेमिया, फिर उसके बाद बात करें तो ल्यूकोपिनिया, और उसके बाद फिर बात करें तो हॉजकिंग डिसीज। ये सब जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, गैर संचारी रोग है ना। ये फैलते नहीं है लेकिन सीरियस रोग है। तो बेसिकली इनके बारे में जागरूकता फैलाना, एट द सेम टाइम फर्स्ट फेज में इनके इलाज के लिए क्या करना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसकी संरचना तैयार करना, उसका सिस्टम जो है तैयार करना, वो कहलाती है पेन प्लस स्ट्रेटेजी। तो आपसे पूछा जाएगा पेन प्लस स्ट्रेटेजी का संबंध कम्युनिकेबल डिसीजेस से है या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो आप बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से जो है इसका संबंध है। गैर संचारी रोग से हर साल जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि साहब हार्ट का रोग हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, है ना, एनीमिया हो गया, पॉलिस्थेमिया हो गया, ल्यूकोपिनिया हो गया, है ना, हॉजकिन हो गया, इन सब रोगों से हर साल देश में 71 मिलियन लोग मर जाते हैं। गैर संचारी रोगों से हर साल 71 मिलियन लोग मर जाते हैं, और ये दुनिया में टोटल जो मौतें होती हैं उसका 71% है। मतलब ये कि 70% लोग दुनिया में उन रोगों से मरते हैं जो कि फैलते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों की लाइफस्टाइल ही जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, या ये कह लें कि आसपास का वातावरण इसके लिए जिम्मेदार है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, लेकिन आसपास के वातावरण और प्लस अपने खुद के लाइफस्टाइल से जो है ये बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेती हैं और दुनिया में 70% तक मौतों के लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए पेन प्लस स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई गई, है ना। इसका सम्मेलन WHO में WHO का जो है वो कहाँ हुआ था, वो लोमे शहर में हुआ था, और लोमे जो है वो कहां पर है, टोगो में, वो आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद फिर बात करें तो भैया आयुष्मान कार्ड को राज्य के लोगों के साथ ब्रांड किया जाएगा। मतलब ये कि देखो आपको बता दूं, वैसे तो सब लोग समझ गए होंगे कि आयुष्मान भारत जो है एक हेल्थ जो है वो फैसिलिटी है ना, हेल्थ इंश्योरेंस काइंड ऑफ जो है ये सुविधा है, जहां पर बेसिकली एक नागरिक जो है वो क्या कर सकता है, एक नागरिक आयुष्मान कार्ड के तहत साल भर में किसी भी अस्पताल में जो कि आयुष्मान जो है योजना के अंतर्गत आती है
5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकती है, जिसका पैसा सरकार देगी, जनता को या जो है कार्ड धारक को कोई पैसा नहीं देना है। ऐसी ही बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकारें भी चलाती हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम किस योजना को ऑप्ट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब यह डिसीजन लिया गया है जनता की दुविधाओं को दूर करने के लिए कि जो भी राज्य अपनी योजनाएं चला रहे हैं और साथ में ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसका कार्ड को ब्रांडेड किया जाएगा। मतलब ये कि वहां केंद्र सरकार का भी नाम मेंशन होगा और राज्य सरकार का नाम भी मेंशन होगा, राज्य सरकार की योजना का नाम भी मेंशन होगा। The Health Ministry had recently informed that the soon Ayushman card will be co-branded with the state logo. मतलब स्टेट का लोगो भी होगा, सेंटर के साथ साथ स्टेट का लोगो होगा, एंड नेम ऑफ द स्टेट, स्पेसिफिक हेल्थ स्कीम एज वेल एज द फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम ऑफ द सेंटर। मतलब ये कि अगर किसी राज्य में पर्टिकुलर स्वास्थ्य योजना कुछ चल रही है तो इस योजना का नाम प्लस उसका लोगो और साथ साथ में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये भी उसमें लिखा होगा। मतलब केंद्र का भी नाम होगा, राज्य का भी नाम होगा, केंद्र का भी लोगो होगा, राज्य का भी लोगो होगा, और कार्ड जो है वो को ब्रांडेड हो जाएगा, मतलब दोनों का नाम मेंशन होगा। इससे फायदा ये होगा कि पैसा जो है एक ही व्यक्ति पर दो दो जगह अलॉट होना है ना, या कंफ्यूजन होना कि इस कार्ड से फैसिलिटी ले ली है उससे अभी नहीं ली है, तो वो सब झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब को ब्रांडेड होगा, मतलब एक ही कार्ड बनेगा, राज्य का भी और सेंटर का भी। क्लियर है? तो ये अच्छी बात है। फिर बात करें तो the step has been taken by the government to reduce the confusion among the citizens so that they now exactly know exactly which scheme are applicable for them. According to the Ministry of Health, at present about 20 schemes are being run by many states. तो सरकार द्वारा यह कदम नागरिकों के बीच उस भ्रम को कम करने में काम करेगा, जिससे वो पता कर सकते हैं कि भैया वो आखिर में किस योजना के लिए उपयुक्त है, उन पर कौन कौन सी योजनाएं लागू होती हैं जिनका वो लाभ ले सकते हैं। अब जो है इस कार्ड के तहत उन्हें पता लग जाएगा। वैसे बताया गया है कि करीब 20 योजनाएं जो हैं वो अलग अलग राज्यों में चलाई जा रही है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है, यहां पर ये आयुष्मान कार्ड का, इस तरह से आयुष्मान कार्ड बनता है। और यहां पर जैसे लिखा आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये यहां लिखा जाएगा, और इस तरफ हो सकता है कि राज्य की योजना का नाम लिख दिया जाए। और जैसे ये केंद्र का यहां पर लोगो रखा है तो यहां पर राज्य सरकार का लोगो आ जाएगा। तो इस तरह से जो है कार्ड इशू होंगे। ओके, फॉरेन मिनिस्ट्री अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के मामले देखते हैं भैया। विदेश मंत्रालय में क्या है, क्या हो रहा है। तो रिसेंटली फॉरेन सेक्रेटरी डॉक्टर औसफ सईद इन्फॉर्म्ड दैट, ये विदेश सचिव है, ध्यान रखिएगा, फॉरेन सेक्रेटरी मतलब विदेश सचिव। हमारे विदेश सचिव कौन है, याद कर लो भैया, औसफ सईद भाई साहब हमारे विदेश सचिव हैं। तो औसफ सईद जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने इन्फॉर्म दैट द न्यू एज ई-चिप पासपोर्ट इज लाइकली टू बी लॉन्च्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर 2022 और बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023। मतलब ये कि अब जो हमारा पासपोर्ट है, हाल ही में विदेश सचिव डॉक्टर औसाफ सईद ने बताया कि नए योग का ई-चिप पासपोर्ट जो है वो जारी होने जा रहा है, और ये 2022 के अंत तक या जनवरी 2023 के पहले ही हफ्ते में जो है ये लॉन्च हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ऐसी संभावना है। In this passport, the detail of the applicant will be kept digitally in the chip, which will be embedded in the passport booklet. मतलब ये कि बेसिकली इस पासपोर्ट में आवेदक का विवरण होगा, है ना। पहली बात, डिजिटल रूप से एक चिप भी जो है इसमें रखा जाएगा, जो पासपोर्ट बुकलेट में अंतरिम जो है अंतर्निहित किया जाएगा। मतलब ये कि बेसिकली उसमें एंट्रीज होंगी, है ना, पासपोर्ट बुकलेट की, कि भैया कहां जो है हम आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, सारा रिकॉर्ड जो है उस चिप में जो है वो होगा, और ये बेसिकली मशीन के द्वारा पढ़ा भी जा सकेगा। तो ये आसान बनेगा, है ना, हैंडल करना, अब पासपोर्ट को संभालना और आसान हो जाएगा। इट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी अपडेट, है ना, अपग्रेड, मतलब ये कि सुरक्षित हो जाएगा। पहली बात तो नकली पासपोर्ट जो लोग बना लेते हैं, अब इस तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, है ना, क्योंकि अब उसमें चिप भी होगा, और वो अगर ओरिजिनल होगा तो ही मशीन जो है उसे डिटेक्ट करेगी, और नकली होगा तो भी उसे पकड़ लेगी। ऑफ इंडियन पासपोर्ट एंड इनेबल मशीन रीडिंग, मतलब मशीन जो है उसे रीड करने में सक्षम होगी। और दूसरी बात ये कि उसका डुप्लीकेट बनाना भी मुश्किल होगा, वो सुरक्षित पासपोर्ट हो जाएगा। तो ई पासपोर्ट जो है वो इस साल के अंत तक आ रहा है,
और ये किसने बताया है? तो डॉक्टर औसफ सईद जो है, आप नाम याद रख लीजिए। मेन मुझे लगता है कि आपको ये याद रखना चाहिए, डॉक्टर औसफ सईद, है ना। ये हमारे कौन है? विदेश सचिव हैं। इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। बाकी ई पासपोर्ट तो लॉन्च होने ही वाला है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि इस साल के अंत तक या अगले साल के पहले वीक में ये शुरू हो जाएगा। भैया फिलीपींस में एक टाइफून आया है, आंधी आई है, तूफान आया है, और उस टाइफून का जो नाम है वो है माओन। क्या नाम है? माओन। माओन नाम का तूफान आया। द फिलीपींस हैज बीन हिट बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन माओन दैट हैज डैमेज्ड द मेन लुजोन आइलैंड इन द कंट्री। मतलब ये कि लुजोन द्वीप जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है फिलीपींस में। किसने? माओन नाम के जो है वो टाइफून ने या चक्रवात ने, तूफान ने, चक्रवाती तूफान ने। ठीक है। द साइक्लोन हैज किल्ड एटलीस्ट 3 पीपल एंड इंजर्ड 4 अदर्स। मतलब ये कि लगभग 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है ना। 3 लोग जो है वो जान गंवा चुके हैं और लगभग 4 जो है वो घायल भी हुए हैं, है ना। ऐसा जो है वो देश की राष्ट्रीय आपदा जोखिम जो है वो प्रबंधन परिषद है उसने बताया है ना। मतलब ये कि नेशनल डिजास्टर रिस्क एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने बताया कि वहां पर करीब 3 लोग मारे गए हैं और 4 लोग जो है वो घायल भी हुए हैं। और ये किस वजह से हुए? क्योंकि माओन नाम का चक्रवात आया है और ये लुजान आइलैंड पर आया है। और कहां पर आया? फिलीपींस में। ठीक है। उसके बाद फिर बताएं तो माओन द 6th ट्रॉपिकल साइक्लोन टू हिट दिस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। मतलब ये कि फिलीपींस को हिट करने वाला ये 6वां तूफान है। मतलब इससे पहले भी तूफान आए हैं दिस ईयर, एंड दिस नेम वॉज गिवन बाय हांगकांग। आपसे पूछा जाएगा माओन जो नाम है इस तूफान को किसने दिया, तो आप बताएंगे कि भैया हांगकांग द्वारा दिया गया नाम है। दोस्तों आपको बता दूं इस नाम रखने के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो कहानी है। वो ये है कि बेसिकली कंफ्यूजन होता था कि तूफानों का नाम क्या रखा जाए। अब जैसे एक ही तूफान का नाम रख दिया अगर चिलचाऊ, अगर चिलचाऊ नाम रख दिया तो अब अगले साल जब आएगा चिलचाऊ तो उसका डेटा कुछ और होगा, तो उसे याद रखना पड़ेगा चिलचाऊ 2023। फिर अगले साल आएगा तो चिलचाऊ 2024। तो ऐसे करके हर बार वही तूफान का नाम रहेगा और डेट चेंज करनी पड़ेगी, ईयर याद रखना पड़ेगा। तो वो कंफ्यूजन्स जो है वो कम करने के लिए ये तय किया गया कि अब जो है तूफानों के नाम रिपीट नहीं किए जाएंगे। बेसिकली एक बार जो तूफान आ जाएगा उसका नाम वही रहेगा, दोबारा उसको नहीं दोहराएंगे। इसके लिए जिस इलाके में जो तूफान आते हैं उसके आसपास के देशों से नामों के सजेशन मांगे गए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनेवा में है, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है? जिनेवा में। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा ने देशों से जो है नामों के सजेशन मांगे। हालांकि आपको बता दें कि दक्षिण एशियाई जो देश हैं 13 देशों ने 13 नामों के सजेशन दिए। तो हमारी तरफ से हमारे इलाकों में आने वाले 169 नामों की लिस्ट तो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो कि किसने दिए हैं? वो 13 देश जो कि साउथ एशिया में आसपास जो है वो रहते हैं। तो इन देशों को जो है ने जो है ये नामों के सजेशन दिए। तो 13 देश और हर देश ने 13 सजेशन दिए, तो कितने हो गए? 169 नामों की लिस्ट ऑलरेडी है। क्लियर है? अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं जो अभी रिसेंटली तूफान आए हैं साल 1.5 साल पहले उसमें से, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या जानकारी है। द नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियन विल नॉट बी रिपीटेड। जैसे मैं बता रहा था कि इनके नाम जो है वो रिपीट नहीं किए जाएंगे। वंस यूज्ड इट विल केसेस टू बी यूज्ड अगेन, है ना। मतलब ये इट विल सीजेस टू बी यूज्ड अगेन। मतलब ये कि एक बार इसका नाम जो है वो अगर उपयोग में आ गया तो दोबारा इसका नाम उपयोग में नहीं लाया जाएगा। Thus the name should be new। मतलब ये कि जो भी नाम रखा जाएगा वो नया रखा जाएगा। It should not be there in the already existing list of the RSMC RMCs worldwide, including रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर नेम लिस्ट। मतलब ये कि लिस्ट जो है एक बना के रखी है RSMC ने। RSMC क्या होते हैं? रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। उस लिस्ट में वो नाम होते हैं जो देशों ने सजेस्ट किए हैं। जो नाम एक बार यूज कर लिया गया अब वो दोबारा यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो देखते हैं कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, मैं उन्हीं के एग्जांपल दिखा रहा हूं जो तूफान आ चुके हैं। जैसे कि बात करें असानी नाम का तूफान जो आया है ना पैसिफिक ओशियन में, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के रीजन में, मतलब साउथ एशिया के इलाके में, तो असानी नाम का तूफान आया। तो उसे जो है नाम किसने दिया था? श्रीलंका ने। फिर बात की जाएगी तो सित्रंग जो है, अब ये सित्रंग नाम का तूफान जो है थाईलैंड ने नाम दिया है।
फिर आपसे पूछा जाएगा कि मंडोज जो है नाम, ये यूएई ने नाम दिया था। फिर इसके बाद मोचा नाम जो है वो यमन ने नाम दिया था। फिर इसके बाद बिप्राजॉय जो है, तो बिप्राजॉय जो है ये नाम बांग्लादेश ने दिया था। तेज नाम का तूफान आया था, है ना, जो उड़ीसा से टकराया था, इंडिया ने जो है वो नाम दिया था। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें, हमून नाम का जो तूफान था, ईरान ने जो है वो नाम दिया था। फिर इसके बाद मिधली जो है ये नाम मालदीव ने दिया था, है ना, वो भी आप याद रख ले, है ना। फिर इसके बाद मिचांग नाम जो है वो म्यांमार ने दिया था। फिर रिमल नाम जो है ओमान ने दिया था। असना नाम पाकिस्तान ने दिया था। दाना नाम कतर ने दिया था। और फेंगल नाम जो है सऊदी अरेबिया ने दिया था। तो बेसिकली हर देश ने 13 नामों के सजेशन देके रखे हैं। और जो जैसे मान लीजिए कि कुल 13 या 12-15 तूफान आए, तो जो पहला नाम है सारे देशों का, तो वो पहला नाम जो है वो यूज हो जाएगा इन 13 तूफानों के लिए। फिर अगले राउंड में, अगले साल जब तूफान आएंगे, तो सारे देशों के जो दूसरे सजेशन थे या दूसरा नाम था सीक्वेंस में, वो यूज कर लिया जाएगा। फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके जो है काफी सालों तक इन नामों को यूज किया जा सकता है। उसके बाद फिर भैया नए नेम सजेशन ले लेंगे। और ज्यादातर ये नाम लोकल लोग या मछुआरे तूफानों के जिस नाम से जानते हैं, उन्हीं नामों का सजेशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को ये देश देते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों ये थी जानकारी माउन नाम के तूफान की और तूफानों के नामकरण की। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी लेकर हम हर दिन आप तक पहुंच रहे हैं, करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर। अगर आप रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स को अपडेट करना चाहते हैं और पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको करना कुछ है क्या कि भैया magnetbrains.com पर आइए और वहां पर इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी, फ्रंट पेज ओपन होगा, और यहां आप जैसे ही करंट अफेयर्स पर क्लिक करेंगे टैब पर वॉच नाउ, तो भैया वो सारा कंटेंट ओपन हो जाएगा जो डेट वाइज करंट अफेयर्स के लिए अपडेटेड है। जिस भी डेट का करंट अफेयर आप देखना चाहते हैं उस पर यहां ऐसे क्लिक करेंगे वॉच नाउ, और ये वीडियो ओपन हो जाएगा, आपकी पढ़ाई हो जाएगी शुरू। तो दोस्तों वी मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स, वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। सो इफ यू बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, जस्ट कम टू अस एवरी डे, रेगुलरली, अपडेट एवरी वीडियो रेगुलरली, and please like, subscribe and share our videos. So friends, bye bye. तब तक के लिए, जब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर नहीं आ जाता, तो अगली जो डेट होगी वो हमारी होगी 2 सितंबर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।